सो क्या सभी 30 डेज 30 मिनट्स चैलेंज के लिए तैयार हैं? दोस्तों, हम यहाँ पर बिना वोकैबलरी रटे सिर्फ कॉन्टेक्चुअल मीनिंग समझते हुए पूरे आरसी को समझेंगे और 10 में से 10 नंबर लेकर आएंगे। आरसी सॉल्व करने से पहले हम देख लेते हैं ये 4 पॉइंट्स हैं जिन पे हमें फोकस करना है। आरसी का सब्जेक्ट, ऑथर की टोन, आरसी का फ्लो, पॉजिटिव और नेगेटिव, एंड आरसी की एंडिंग कंक्लूजन। चलिए शुरू करते हैं। Through his economic survey 2025-26, the chief economic advisor V. Anantha Nageshwaran has once again shown the value of level-headed analysis while eschewing sensationalism. अपनी इकोनॉमिक सर्वे 2024-26 को जारी करते हुए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी आनंद नागेश्वरन ने एक बार दोबारा से शो कर दिया है कि लेवल हेडेड एनालिसिस की क्या वैल्यू होती है जब आपने साथ में अवॉइड किया हो सेंसेशनलिज्म को। So what does the term level-headed analysis means? Level-headed means when you are conducting an analysis or research, being very calm, composed, being unaffected by the influence of political party or the government, right? जब आप अनबायस्ड मैनर में प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाते हुए गवर्नमेंट के एनालिसिस करते हैं तो उसे हम लेवल हेडेड एनालिसिस कहते हैं। ठीक है। एस्क्यूइंग का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि यू आर अवॉइडिंग सेंसेशनलिज्म। ड्रामा में, मूवी में, वेब सीरीज में क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ सेंसेशन होते हैं। मतलब वो आपके सेंसेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, टैंटलाइज करने की कोशिश करते हैं थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ सस्पेंस, क्राइम, मर्डर, एटसेट्रा। तो सेंसेशनलिज्म से बचते हुए ये इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया गया है। With global economy in flux in the Indian economy displaying stability, जबकि ग्लोबल इकोनॉमी मंदी के दौर से गुजर रही है, नीचे जा रही है, इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्टेबिलिटी को दर्शा रही है। The need of the day is pointed analysis of current data for future policy. तो इस दौर में, इस समय की जो जरूरत है, द नीड ऑफ द आवर जो है वो एक पॉइंटेड एनालिसिस की है। प्रेजेंट में डेटा और फ्यूचर पॉलिसीज को लेके जो एनालिसिस है वो शार्प, कंपोज्ड और अनबायस्ड मैनर में होनी चाहिए। इन दिस द सर्वे हैज डिलीवर्ड। इन दिस का मतलब क्या हो गया, इस सब में, इस सर्वे ने डिलीवर किया है। किस सब की बात हो रही है कि इस समय जब पूरा विश्व आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है और इंडिया ने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी डिस्प्ले करी है, तो इस समय जो समय की जरूरत है वो ये है कि एनालिसिस बहुत लेवल हेडेड होनी चाहिए। ठीक है। तो इस सर्वे ने लेवल हेडेड एनालिसिस को डिलीवर किया है। ठीक है। इट हैज चार्टर्ड आउट अ ब्रॉड framework for a medium term economic and governance strategy. chartered chartered out, ये क्या हो गया, एक फ्रेसल वर्ब हो गई। और इस फ्रेसल वर्ब का क्या मतलब है, क्लियरली प्लान्ड, बहुत सही तरीके से दर्शाया है, आउटलाइन किया है। एक बड़े फ्रेमवर्क को इकोनॉमिक या मीडियम टर्म इकोनॉमिक पॉलिसीज और गवर्नेंस स्ट्रेटजी को बहुत सही तरीके से क्लियरली प्लान, पॉलिसी को, फ्रेमवर्क को दर्शाया है, highlighting the concept of an entrepreneurial state that is more risk taking। और इसने हाईलाइट किया है, दर्शाया है। हाईलाइट का मतलब क्या होता है, दर्शाना, शोकेस करना, टू पिन पॉइंट, टू गिव मोर इंपॉर्टेंस। किस कंसेप्ट को, एंटरप्रेन्योरियल रिस्क टेकिंग। एंड हु इज एन एंटरप्रेन्योर? एन एंटरप्रेन्योर इज अ पर्सन जिसमें रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होती है, जो किसी वेंचर को करता है, रिस्क लेता है, एक्सपेरिमेंट करता है, अगर अनसक्सेसफुल होता है
तो उन कमियों को दूर करके दोबारा आगे बढ़ता है रिस्क लेने वाले पर्सन को, साहसी जोखिम उठाने वाले पर्सन को एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो पॉलिसी है ना, ये जो सर्वे रिलीज हुआ है, उसने क्या दर्शाया है कि हमारा जो कंट्री है वो साहस लेने वाला, जोखिम लेने वाला कंट्री है, जो कि ज्यादा रिस्क ले सकता है, एजाइल, स्विफ्ट है, सफल है, निम्बल है, बहुत फास्ट एक्ट करने वाला है, एंड एक्सपेरिमेंट करने के लिए डिजायरस है। विलिंग का मतलब होता है वन हु हैज टेकन समथिंग एज अ प्रॉमिस। ठीक है। डिजायरस होना, डिटरमिन्ड होना, इंटेंडेड होना, यानी कि आप विलिंग हैं, एक्सपेरिमेंट करने का इच्छुक है। तो यहाँ पर देखो, हमारी पॉलिसी के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि हमारी ये जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें ये दर्शाया गया है कि जो हमारा स्टेट है उसमें एंटरप्रेन्योर जैसी स्किल्स हैं। क्या है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है, एजाइल यानी स्विफ्ट, सपल, निम्बल है, और एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी वो डिटरमिन्ड है, डिजायरस है। ठीक है। द CEA, Chief Economic Advisor, is pushing for a forward-looking dynamic shift to policy making that is willing to fail and learn in the quest for much needed growth acceleration. अब ये कह रहे हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, उन्होंने एक फॉरवर्ड लुकिंग डायनामिक शिफ्ट दिया है पॉलिसी मेकिंग को। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब होता है फ्यूचर लुकिंग। ठीक है। फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए प्रेजेंट में अगर कोई चीज तैयार की जा रही है तो उसे बोलेंगे फॉरवर्ड लुकिंग। राइट। डायनेमिक शिफ्ट का मतलब क्या हुआ? फ्लेक्सिबल, जो समय की मांग के हिसाब से खुद को चेंज कर पाए। तो किसमें? पॉलिसी मेकिंग में। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये दर्शाया है कि हमें पॉलिसी मेकिंग में फ्यूचर ओरिएंटेड फ्लेक्सिबल अप्रोच को अडेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज विलिंग टू फेल, जिसमें फेल होने की डिजायर है, वो फेल होना चाहती है। क्यों होना चाहती है? लर्न इन द क्वेस्ट फॉर मच नीडेड ग्रोथ एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे कंट्री में इस समय ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि ग्रोथ के लिए जो क्वेस्ट है हमारी, हम ग्रोथ को जो चाहते हैं उस प्रोसेस में हम कुछ सीखें। ग्रोथ कैसे मिलेगी उस प्रोसेस में हम कुछ सीखें। ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो अपनी स्पीड को एक्सेलरेट करते हो, मतलब आप इंक्रीज करते हो, मोमेंटम देते हो, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? द CEA इज पुशिंग फॉर अ फॉरवर्ड लुकिंग डायनामिक शिफ्ट टू पॉलिसी मेकिंग दैट इज विलिंग टू फेल एंड लर्न इन द क्वेस्ट फॉर मच नीडेड ग्रोथ एक्सेलरेशन। ये कह रहे हैं कि CEA एक फॉरवर्ड लुकिंग यानी फ्यूचर ओरिएंटेड डायनामिक फ्लेक्सिबल पॉलिसी मेकिंग चाहते हैं, जो कि विलिंग है कि हाँ कोई बात नहीं, हम फेल हो जाते हैं तो हो जाए, लेकिन ग्रोथ को स्पीड अप करने के प्रोसेस में हम कुछ सीखें, ये ज्यादा जरूरी है। ठीक है। Now, past the turbulent COVID-19 pandemic, it is time to look ahead with policy filling the economic sails. ये कह रहे हैं now past, past का मतलब होता है कोई चीज का गुजर जाना। ठीक है। now past, जैसे बोलते हैं past 8 o'clock, मतलब 8 o'clock के बाद। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ? turbulent, unstable COVID-19 पैंडेमिक के बाद इट इज टाइम, अब ये समय है कि हम आगे देखें, फ्यूचर ओरिएंटेड हो जाएं। किस मैटर में? पॉलिसी मेकिंग के मैटर में। और ये पॉलिसी उस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि एक यॉट को विंड के साथ अगर आपको आगे बढ़ाना है तो आप क्या करते हो? उसमें जो सेल्स लगाते हो, तो जब विंड फोर्स करती है, इसको मोमेंटम देती है, पुश करती है, तो वो आगे बढ़ती है। उसी तरीके से ये कह रहे हैं कि आपको पॉलिसी रूपी विंड को यूज करना चाहिए इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में। ठीक है। द सर्वे एक्नॉलेजेस दैट दिस विल नॉट बी इजी, और ये सर्वे ये एडमिट करता है, कन्फेस करता है, अग्री करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्नॉलेज? टू एडमिट, टू अग्री, टू कन्फेस दैट दिस विल नॉट बी इजी, कि ये आसान नहीं होगा कि हम ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे हमारी इकोनॉमी प्रोग्रेस करे, ग्रोथ करे। इंडीड, ये सच है। It assigns a 10 to 20% probability to the global economy in 2026. अब ये कह रहे हैं कि सच है कि ये जो 10 to 20% probability ग्लोबल इकोनॉमी को 2026 में असाइन कर रहा है वो सही है। अब probability of what, ये नहीं लिखा probability to grow, probability to go down, ये कुछ नहीं लिखा है ना।
in 2026, descending into a crisis worse than that in 2008. अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि पॉलिसी ने जो असाइन किया है कि 10 से 20% प्रोबेबिलिटी है कि ग्लोबल इकोनॉमी 2026 में 2008 में जो क्राइसिस ने झेली थी उससे भी बुरी क्राइसिस में चली जाएगी. ठीक है. Even at best, its best case scenario is a worsening of condition as they were in 2025. अभी कह रहे हैं ठीक है हम ये मान भी लेते हैं कि ऐसा तो नहीं होगा कि 2008 से भी ज्यादा बुरी क्राइसिस ग्लोबल लेवल पर आ जाएगी. तब भी जो अच्छे से अच्छा होगा उस कंडीशन में भी बेस्ट के सिनारियो यानी कि अच्छे से अच्छी कंडीशन में भी जो हमारी कंडीशन है 2025 से ज्यादा खराब तो हो ही जाएगी. 2025 के कंपैरिजन में तो कंडीशन खराब होगी ही होगी. ठीक है. Yet the survey does paint a favorable picture of India's economy backed with facts and figures. Yet तो भी यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है. ध्यान दीजिएगा जब भी yet however इन वर्ड्स का यूज होता है then there is a contradiction between the opinion of the author as well as between the opinion that is presented by the facts and figures of government. तो कॉन्ट्रडिक्शन शो हो रहे हैं. कह रहे हैं येट तब भी द सर्वे डज पेंट अ फेवरेबल पिक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी. ये जो सर्वे है वो इंडियन इकोनॉमी का एक फेवरेबल पिक्चर दिखाता है जो कि फैक्ट्स एंड फिगर्स से बैक्ड है, सपोर्टेड है. बैक का मतलब सपोर्टेड है. ठीक है. जब आप किसी चीज को सपोर्ट करते हैं डेटा से, आंकड़ों से, तो उसी को बोलेंगे बैक विद फैक्ट्स एंड फिगर्स. इट ऑल्सो सो यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज दिखाई देगी. एक तरफ हमें कॉन्ट्रडिक्शन येट से दिखाई दिया, दूसरी तरफ क्या दिखाई दिया हमें कि जब कोई चीज फैक्ट्स एंड फिगर्स से वैलिडेटेड है, सपोर्टेड है, इट मीन्स कि उसमें एलिमेंट ऑफ ऑथेंटिसिटी भी आ गई. फैक्ट्स एंड फिगर्स आर व्हाट, वैलिडिटी आ गई, उसमें ऑथेंटिसिटी आ गई. ठीक है. तो यहाँ पर नेगेटिव हुए थे लेकिन दोबारा पॉजिटिव हो गए. It also does not shy away from pointing out some emerging risks and developing problems. क्योंकि ये जो सर्वे है वो शाय नहीं कर रहा है, शर्मा नहीं रहा है, इग्नोर नहीं कर रहा है, बच नहीं रहा है. जो इमर्जिंग रिस्क हैं, जो थ्रेट्स आने वाली हैं नियर फ्यूचर में और हमारी कंट्री के डेवलपमेंट प्रोसेस में जो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उन सबको पॉइंट आउट करने में ये शर्मा नहीं रहा है, ये बच नहीं रहा है. ठीक है. एट द मैक्रो लेवल, मैक्रो का मतलब होता है ब्रॉडर लेवल, एट अ बिगर लेवल, इट पॉइंट्स आउट दैट द फॉलिंग रूपी डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज इकोनॉमिक फंडामेंटल्स. मैक्रो लेवल पे, ब्रॉडर लेवल पे, वाइडर लेवल पे ये जो सर्वे है ये दर्शाता है कि फॉलिंग रूपी यानी रुपए की कीमत जो लगातार घट रही है वो इंडिया के इकोनॉमिक फंडामेंटल्स यानी बेसिक्स को नहीं दर्शाता है. ठीक है. इकोनॉमिक के बेसिक फंडामेंटल्स के हमारे जो ट्रेड है ना, उसको नहीं दर्शाता है. क्योंकि फॉलिंग रूपी का मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड से और कॉमर्स से ही होता है. And the depreciation is due in large part to capital flowing to countries with more developed AI industries and to safe haven assets. And जो depreciation हो रहा है वो mostly क्यों हो रहा है? Is due in large part to, due to. ठीक है. यानी कि रीजन किस कारण से है, बिकॉज ऑफ. ड्यू टू को आप किससे रिप्लेस कर सकते हैं? बिकॉज से. ठीक है. तो ये बोल रहे हैं और जो हमारे रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है वो बड़े तौर पर किस वजह से है? क्योंकि जो कैपिटल है वो उन कंट्रीज में अब जा रही है, उन कंट्रीज की तरफ बह रही है जो एआई इंडस्ट्री में डेवलप हो चुके हैं और एसेट्स बनाने के लिए सेफ हेवन साबित हो रहे हैं. देखो बेसिकली क्या है, पहले क्या होता था, 80 रुपीज में आप $1 की कीमत थी. ठीक है. लेकिन अब ये कह रहे हैं रुपीज की डिवैल्यूएशन हो गई, यानी 1 रुपी में अब आपको जो ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं, ज्यादा आपको रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इसी को डिवैल्यूएशन बोलते हैं. ठीक है. इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं. तो ये बोल रहे हैं किस वजह से हुआ है. ये हुआ है क्योंकि इंडिया में जो पैसा फॉरेन कंट्रीज से आया था वो अब इंडिया से बाहर की तरफ फ्लो करने लगा है उन कंट्रीज में जिन्होंने अपने यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया है और एसेट बिल्डिंग के लिए अब ज्यादा सुरक्षित ठिकाने साबित हो रहे हैं. ठीक है. अ वीक रूपी इज गुड फॉर एक्सपोर्टर्स. जो रुपया कमजोर पड़ा है वो एक्सपोर्टर्स के लिए अच्छा हो सकता है. क्यों? क्योंकि एक्सपोर्टर जो भी चीज भेज रही हैं उसका जो
बोलना चाहिए, सेटलमेंट होगा वो किस में होगा, डॉलर में होगा। तो इसलिए क्या होगा, आपके पास ज्यादा डॉलर आएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं बट इंडिया प्रीडोमिनेंटली डिपेंड्स ऑन इम्पोर्ट्स, लेकिन इंडिया जो है वो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्य तौर पर किस पे डिपेंड करता है, इम्पोर्ट पर डिपेंड करता है। तो उसका मतलब हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे, यही हुआ ना, क्योंकि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं, इम्पोर्ट के बदले में हमें डॉलर देने पड़ेंगे, तो हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ेंगे। तो ये कह रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं, इम्पोर्ट ज्यादा करते हैं। प्रीडोमिनेंटली का मतलब मुख्य तौर पर, मोस्टली, मेनली इम्पोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, एंड दोस हैव बिकम मोर एक्सपेंसिव, और वो अब ज्यादा महंगे हो गए हैं क्योंकि रुपी का डेप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन हुआ है। तो हमें हमारे जो इम्पोर्ट सेटल होते हैं वो डॉलर में सेटल होते हैं, अब हमें ज्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। ठीक है, तो ट्रेड नेगोशिएशंस हैव रिवील्ड एनीथिंग, अगर इन ट्रेड नेगोशिएशंस ने कुछ चीज दर्शाई है, रिवील्ड का मतलब एक्सपोज, मेड क्लियर, दैट इज इट इज दैट इंडिया इज नॉट स्ट्रेटेजिकली वाइटल टू एनी मर्चेंडाइज सप्लाई चेन। तो इन ट्रेड नेगोशिएशंस ने, जो कि दो देशों के बीच में आप समझौते, बार्गेन, ये सब करते हैं, कॉम्प्रोमाइज जो जो चीजें करते हैं, उन्होंने क्या दर्शाया है कि इंडिया किसी भी मर्चेंडाइज मीन्स किसी भी सामान की सप्लाई चेन में स्ट्रैटेजिकली वाइटल नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये कि कोई कंट्री अगर किसी चीज को खरीद रहा है तो इंडिया को वो इजीली बाहर निकाल सकता है, सप्लाई चेन में इंडिया का रोल इंपॉर्टेंट नहीं है। सप्लाई चेन क्या होता है, कोई चीज कहीं से बनकर किसी दूसरी जगह पर गई, तो उसकी सप्लाई में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि इंडिया सप्लाई चेन में इंपॉर्टेंट नहीं है, इन एनी मर्चेंडाइज, किसी भी सामान की। ठीक, टू एड्रेस दिस, अगर इस समस्या को आपको एड्रेस करना है, एंड अदर स्ट्रक्चरल वीकनेसेस, और इकोनॉमी में जो दूसरे ढांचागत जो कमजोरियां हैं, वल्नरेबिलिटीज हैं, वीकनेसेस हैं, द सर्वे आउटलाइंस एन एम्बिशियस प्लान टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस। तो ये जो सर्वे है उसने आउटलाइन किया है, उसने हाईलाइट किया है क्या, एक एम्बिशियस प्लान टू फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस, कि हमें स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस पर अपने आप को मजबूत बनाना पड़ेगा। रेजिलियंस का मतलब होता है व्हेन यू कैन अब्सॉर्ब द शॉक एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग इन द फेस ऑफ एडवर्स सिचुएशंस, उसे बोलते हैं आप रिजिलियंट हो, मजबूत हो। ठीक है, एडवर्स सिचुएशन में आप कितना मजबूती के साथ खड़े रह सकते हैं, आप शॉक्स को कितना अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है रिजिलियंट हो आप। ठीक है, तो स्ट्रेटेजिक रेजिलियंस अगर आपको चाहिए तो अंत में आपको डेवलप करना पड़ेगा स्ट्रेटेजिक इंडिस्पेंसिबिलिटी, कि आपको बाहर नहीं निकाला जा सकता, आप बहुत जरूरी है। किसकी बात हो रही है, सप्लाई चेन की बात हो रही है। ये कह रहे हैं कि अगर आपको वास्तव में सक्सेसफुल होना है, एक अपने स्ट्रक्चरल वीकनेसेस को दूर करना है, तो जैसे आप सप्लाई चेन में कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं रखते हो, किसी भी सामान को कोई भी कंट्री किसी दूसरे कंट्री में आपकी जरूरत के बिना भेज सकता है, तो आपको इस वीकनेस पर काम करना पड़ेगा, और आपको अपने आप को स्ट्रेटेजिकली बहुत स्ट्रांग बनाना पड़ेगा, जिससे कि अंत में आप एक स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल कंट्री बन जाओ। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है कि यू कैन नॉट बी सब्सटीट्यूटेड फॉर एनी अदर थिंग, आपको कोई दूसरा कंट्री बाहर ना निकाल सकता हो, यू मस्ट बी एब्सोल्युटली नेसेसरी। ठीक है, it also argues for greater fiscal flexibility for the center to address geopolitical and geo-economic uncertainties, but simultaneously cautions the states against fiscal populism. ये कह रहा है, ये जो सर्वे है ना, ये आर्ग्यू करता है कि जो गवर्नमेंट है ना, उसे ग्रेटर फिस्कल फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। फिस्कल मैंने आपको पहले भी बताया, फिस्कल सीधे सीधे इकोनॉमिक या फाइनेंशियल को बोलते हैं। गवर्नमेंट की किसी भी फाइनेंशियल पॉलिसी की जगह आपको फिस्कल वर्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि ये जो सर्वे है ये भी कहता है कि क्यों सेंटर को अपनी जियो पोलिटिकल और जियो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटीज को एड्रेस करना पड़ेगा, उन प्रॉब्लम्स की तरफ भी अपने सॉल्यूशन को तैयार रखना पड़ेगा, और साथ ही साथ साइमल्टेनियसली मतलब समथिंग हैपनिंग पैरेलली और समथिंग हैपनिंग एट द सेम टाइम, और साथ ही साथ कंट्री को कॉशियस स्टेट्स अगेंस्ट फिस्कल पॉपुलिज्म, ये जो सर्वे है वो स्टेट को यानी गवर्नमेंट को सावधान भी करता है फिस्कल पॉपुलिज्म के अगेंस्ट। फिस्कल पॉपुलिज्म मतलब ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज जिससे गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी गेन करती हो। दो वर्ड से बना है देखो, एक बना है फिस्कल और दूसरा है पॉपुलिज्म।
तो फिस्कल हमें पता है फाइनेंशियल के लिए यूज होता है, और पॉपुलिज्म वर्ड आया है द क्वालिटी ऑफ बीइंग पॉपुलर। ठीक है, तो ये कह रही है कि ऐसी फाइनेंशियल पॉलिसीज गवर्नमेंट की जिससे गवर्नमेंट पॉपुलर हो जाती है, ऐसी पॉलिसीज के अगेंस्ट ये सर्वे गवर्नमेंट को सावधान करता है, कॉशन करता है, वार्न करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि आप जो फ्रीबीज बांटते हो ना, या फिर बोलना चाहिए कि आप लोन्स को वेव ऑफ कर देते हैं, फ्रीबीज बांटते हैं, सब्सिडीज देते हैं, ये सब आपको खत्म कर देनी चाहिए। इसके अगेंस्ट ये सर्वे कह रहा है। द रीजनिंग इज क्लियर, ये कह रहे हैं कि ये रीजनिंग जो इसके पीछे जो तर्क दिया गया वो साफ है। वाइल द सेंटर हैज मैनेज्ड टू मोर देन हाफ इट्स फिस्कल डेफिसिट रेशियो इन 5 years, क्योंकि एक तरफ तो जो हमारा सेंटर यानी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने फिस्कल डेफिसिट को के रेशियो को पिछले 5 सालों में लगभग आधा कर दिया है। एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ स्टेट्स हैव फॉलन इनटू रेवेन्यू डेफिसिट्स इन दिस पीरियड, लेकिन इस 5 साल के पीरियड में जो स्टेट्स रेवेन्यू डेफिसिट में गिर गए हैं, रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ चले गए हैं, उनका नंबर लगातार बढ़ता जा रहा है। क्लियर हो गया? अच्छा, फिस्कल डेफिसिट क्या है? सिंपल सा कि गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है। ठीक है, और समझ में आ गया? क्या है? एक्सपेंडिचर ज्यादा है और इनकम कम है, इसी को हम डेफिसिट बोलते हैं। ठीक, फिस्कल डेफिसिट। तो ये रेवेन्यू डेफिसिट भी सेम चीज है, आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा है, इनकम कम है। रेवेन्यू का मतलब इनकम होता है, गवर्नमेंट की इनकम को रेवेन्यू बोला जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि भले ही सेंटर ने अपना जो फिस्कल डेफिसिट है उसे 5 सालों में आधा कर लिया होगा, लेकिन जो स्टेट्स हैं उनका जो फिस्कल डेफिसिट है वो तेजी से फिस्कल डेफिसिट की तरफ गिरते चले जा रहे हैं। दिस कैन नॉट बी इग्नोर्ड, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। डिस्पाइट द पॉलिटिकल अट्रैक्टिवनेस ऑफ अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, हालांकि ये बात सही है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अट्रैक्टिव बन जाती है अगर वो अनकंडीशनल कैश ट्रांसफर्स करती है। तो अगेन फिस्कल पॉपुलिज्म, यही बोल रहे हैं वो। ठीक है, कि पॉलिटिकल अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है अगर आप बिना किसी शर्त के लोगों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। उसके उसको इग्नोर करने की जरूरत है, आपको ये नहीं करना चाहिए। इट इज नोट वर्दी, ये नोट करने लायक है। इट इज वर्थ रिमार्केबल या इट इज रिमार्केबल सिंपली दैट 4 मेजर स्टेट्स गो फॉर इलेक्शन दिस ईयर, कि 4 मेजर जो स्टेट्स हैं इंडिया के वो अब इस साल इलेक्शन वहां पर होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, ओनली वन ऑफ विच इज करेंटली लेड बाय द बीजेपी। ठीक है, सबको क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। द सर्वे पॉइंट्स आउट सेवरल अदर इमर्जिंग प्रॉब्लम्स, लेकिन ये जो सर्वे है ये बहुत सारी आने वाली प्रॉब्लम्स को, इमर्जिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज अपकमिंग, विच इज अबाउट टू कम इन फ्यूचर, विच इज ऑन द ऑनसेट। ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स मैंने बताए? विच इज ऑन द ऑनसेट, विच इज अपकमिंग, विच कैन कम इन द फ्यूचर। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स हैं सच एज द इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन ऑन फूड सिक्योरिटी, कि फूड सिक्योरिटी पर इथेनॉल प्रोडक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, द रियल कॉस्ट ऑफ द ऑनगोइंग शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, कि हम जो धीमे धीमे ट्रेडिशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी से रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, उसकी कीमत क्या होगी, द लैक ऑफ एडिक्वेट फॉडर, कि हमें अपने कैटल को खिलाने के लिए, हमें अपने एनिमल्स को खिलाने के लिए फॉडर की कमी है। ठीक है, एंड नॉट इनसिग्निफिकेंटली, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनसिग्निफिकेंटली का मतलब नॉट भी लगा दिया और ऑपोजिट वर्ड भी लिख दिया। तो क्या मतलब क्या हो गया इसका? नॉट भी है और इनसिग्निफिकेंटली है, तो ये क्या बनेगा? सॉरी, द पैन इज नॉट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सॉरी। तो क्या बन जाएगा अगर मैं दो चीज लगा रही हूँ, नॉट भी है और इनसिग्निफिकेंटली भी है, क्या बनेगा? पॉजिटिव वर्ड बन जाएगा। तो सिग्निफिकेंटली, ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली द इम्पैक्ट ऑफ कंपल्सिव स्क्रॉलिंग ऑन स्मार्टफोन, कि आप एक कंपल्सिव फीलिंग आपके अंदर है कि आपको स्मार्टफोन को स्क्रॉल करना है, उसका जो असर है वो भी सिग्निफिकेंट है। तो 4 चीजों को यहाँ पर उन्होंने डिस्कस कर दिया है। इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन ऑन फूड सिक्योरिटी, दूसरा कॉस्ट ऑफ द ऑनगोइंग शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, तीसरा लैक ऑफ एडिकेट फॉडर, और चौथा इम्पैक्ट ऑफ कंपल्सिव स्क्रॉलिंग ऑन स्मार्टफोन। ये चारों चीजें भी इमर्जिंग प्रॉब्लम्स हैं, ये हमारी चारों। ईच ऑफ दीज मैरिट्स अटेंशन। अब देखो, मैं आपको यही कहना चाह रही थी, वोकैब को रटोगे ना तो मेरिट आप समझोगे कि मेरिट के जितने भी आप सिनोनिम्स याद कर लो। मेरिट मेरिट बेसिकली यहाँ पर नाउन है, यहाँ पर मेरिट जो यूज की गई है वो एज अ वर्ब यूज की गई है, एज अ नाउन नहीं। अगर आप मेरिट को सेक्लूशन में आइसोलेटेड फॉर्म में देखोगे तो मेरिट एक नाउन है,
और कितने भी आप उसके सिनोनिम्स रट के चले जाओ, यहाँ पर आप फेल हो जाओगे, क्योंकि मेरिट यहाँ पर वर्ब है। ठीक है, ईच ऑफ दीज, ये चारों, ईच, इन चारों में से हर एक, ध्यान रखना, ईच ऑफ के बाद हमेशा मैनी आना चाहिए। दीज इंडिकेट्स मैनी ओनली। ठीक है, दिस दैट दीज दोस, तो दीज क्या है, एक प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, मेरिट्स अटेंशन, हम इनमें से चारों ही चीज अटेंशन दिए जाने लायक है, एंड द सर्वे हैज डन इट्स जॉब वेल बाय हाईलाइटिंग देम, और सर्वे ने काम बहुत अच्छे से किया है कि उसने इन चारों चीजों को बहुत सही तरीके से हाईलाइट किया है, दर्शाया है, केंद्र बिंदु में लाया है। राइट, सो हमारे दो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए, कर लिए थे, सब्जेक्ट हमने देख लिया था। दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक सर्वे। ठीक है, और इस सर्वे की जितनी भी रिलेटेड चीजें हैं उन पॉलिसीज को इन्होंने बताया है। दूसरा सब्जेक्ट में दूसरा जो हमारी ऑथर की टोन है, वो टोन टोन क्या है बेसिकली, टोन कैसी लग रही है आपको, कहीं ना कहीं ये प्रेज वर्दी लग रही है, तो हमें इस लाइन में ढूंढना पड़ेगा, कॉशियस भी है, प्रेज वर्दी भी है। ठीक है, कॉशियस भी है और प्रेज वर्दी भी है, हमें सावधान रहने की जरूरत है। अब तीसरा जो फ्लो है, कहीं ना कहीं ऑथर जो है फ्लो के साथ ही बह रहे हैं, ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन कहीं भी नजर नहीं आए, हर जगह पॉलिसी की उन्होंने तारीफ करी है, इकोनॉमिक सर्वे की उन्होंने तारीफ करी है कि ये पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए हैं, फ्यूचर को ध्यान में रखे हाईलाइट किए हैं, चार जो चीजें हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ पर जिनका इम्पैक्ट आ सकता है, उन चारों को हाईलाइट किया है, तो उसी फ्लो में बह रहे हैं। अच्छा, कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन लास्ट वाली लाइन क्लियर कट कंक्लूजन दे रही है, ईच ऑफ दीज मैरिट्स अटेंशन, इन चारों ही चीजों की तरफ ध्यान देना जरूरी है, एंड द सर्वे हैज डन इट्स जॉब वेल, और सर्वे ने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया है, प्रेज। ठीक है, स्क्रीन को रोक रोक के समझिए, और मेरे आंसर बताने से पहले अपना आंसर तैयार रखिए, जिससे आप देख पाए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो रही है। सो व्हाट इज द सेंट्रल पर्पस ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 एज डिस्क्राइब इन द पैसेज, कि सेंट्रल पर्पस क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इकोनॉमिक सर्वे का, जैसे जो इस पैसेज में बताया गया है। स्क्रीन को 1 मिनट के लिए पॉज करके अपने आंसर्स रेडी करिए, उसके बाद मेरे आंसर्स के साथ उन्हें मैच कर लीजिए। ठीक है, सो दैट यू कैन नो योर प्रोग्रेस। To predict an imminent global economic collapse, no, एक बहुत imminent का मतलब होता है something which is going to happen very soon, imminent, immediate threat। ठीक है, कि ग्लोबल इकोनॉमी बहुत जल्दी ही कोलैप्स होने वाली है, रुइन होने वाली है, ड्रॉप होने वाली है, गिरने वाली है, ये नहीं है। टू डिफेंड इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस, इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस को ये डिफेंड करता है। बेसिकली ये भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी को अप्रिशिएट करने के लिए नहीं, बल्कि गवर्नमेंट की पॉलिसी इकोनॉमिक सर्वे पे बेस्ड होती है ना, तो ये उल्टा हो गया। सी, टू प्रोवाइड कॉज इफेक्ट की बात करेंगे तो ये उल्टा है। ठीक है, टू प्रोवाइड अ डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क फॉर मीडियम टर्म इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस स्ट्रेटजी, ये सीधा आंसर आपको पैराग्राफ से मिल रहा है। ठीक है, पैसेज से आपको सीधा आंसर मिल रहा है। टू, द फ्रेज एस्क्यूइंग सेंसेशनलिज्म, मैंने आप बहुत डिटेल में समझाया था, सेंसेशनलिज्म ड्रामा के कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिससे वो आपके सेंसेस को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, मर्डर, देन क्राइम्स, ये सबको दिखाकर आपके सेंसेस को कैप्चर करने की अगर कोशिश कोई करता है तो उसे बोलते हैं सेंसेशनल है वो चीज। राइट, एस्क्यूइंग का मतलब होता है बाईपास करना, इग्नोर करना, बचने की कोशिश करना। सो इस फ्रेज का पैराग्राफ में क्या मतलब है, अवॉइडिंग पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की उन्होंने बात करी है, लेकिन उन्होंने लेवल हेडेड जो वर्ड है ना, लेवल हेडेड जो फ्रेज यूज किया है, वो मीनिंग लेवल हेडेड में है कि आपको अनबायस्ड चीज देनी है। लेकिन एस्क्यूइंग सेंसेशनलिज्म का मतलब क्या था, रिजेक्टिंग एग्जेजरेटेड और ड्रामेटिक क्लेम्स। एग्जेजरेटेड का मतलब क्या होता है, हाइपरबोले, मतलब आप किसी चीज को जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट कर रहे हो और उसमें ड्रामेटिक इफेक्ट डालने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब यही है। ठीक है, स्क्रीन को पॉज कर दीजिए 1 मिनट के लिए और करिए। नाउ चेक, अकॉर्डिंग टू द सर्वे व्हाई हैज अ रुपी डिप्रिशिएटेड डिस्पाइट स्टेबल इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, अब ये बोल रहे हैं रुपी क्यों फॉल हुआ जबकि इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हमारे स्टेबल रहे।
वर्ल्ड इकोनॉमी नीचे जा रही थी, लेकिन हमारी इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्टेबिलिटी शो कर रही है। क्यों हुआ ऐसा? Why has the rupee depreciated? The rupee has depreciated because capital movement towards AI-driven economies and safe haven assets. तो ये बोल रहे हैं कि इसलिए हुआ क्योंकि हमारे यहाँ जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, वो अपने पैसों को बाहर निकाल कर ले गए और अब उनकी कैपिटल उन कंट्रीज की तरफ फ्लो करने लग गई हैं जिनके पास डेवलप्ड एआई इंडस्ट्रीज हैं, क्योंकि वहां एसेट बनाना उनके लिए ज्यादा सुरक्षित ऑप्शन है। ठीक है, साफ शब्दों में दिया गया, सिलेक्शन से भी जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यू आर सेफ। स्टिल आई वुड सजेस्ट कि बाकी तीन ऑप्शंस पर भी एक सरसरी निगाह जरूर मार लेनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऑप्शंस दो सही होते हैं, एक कम सही और एक ज्यादा सही, तो ज्यादा सही को हमें टिक करना है। ठीक है, इसलिए तो which of the following best describes the concept of an entrepreneurial state as used in the passage? सबसे अच्छे तरीके से कौन सी चीज दर्शाती है कि हमारा जो कंट्री है वो साहसी और जोखिम उठाने वाला है? A state that prioritizes private entrepreneurship over public investment. Yes, this is true. ठीक है, दिस इज ट्रू। और दूसरा, आगे बढ़े, दूसरा देखें, अ स्टेट दैट अवॉइड्स रिस्क टू मेंटेन फिस्कल स्टेबिलिटी। अगर कोई रिस्क को अवॉइड कर रहा है तो वो एंटरप्रेन्योर हो ही नहीं सकता, तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, अ स्टेट विलिंग टू एक्सपेरिमेंट, टेक टास्क एंड टेक रिस्क एंड लर्न फ्रॉम फेलियर, यहाँ पर यही बात हो रही है। और यहाँ पर हमने एंटरप्रेन्योर की बात नहीं करी है, हमने एक ऐसे स्टेट की बात करी है जो रिस्क लेना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, अपने फेलियर से सीखना चाहता है। ठीक है, why, what concern does the author highlight regarding India's position in global trade? कौन सी चिंता जाहिर करी है ऑथर ने जब वो ये कहता है कि इंडिया की पोजीशन ग्लोबल ट्रेड में क्या है? सीधा सीधा आपको फैक्चुअल आंसर मिल रहा है, इंडिया स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल टू सप्लाई चेन, ये है। क्या कंसर्न रेस की है? ये ऑपोजिट हो गया कि जो इंडिया है वो इंडिस्पेंसिबल है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस को आप कम नहीं कर सकते, उसको सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। ये आपका जस्ट ऑपोजिट है जो कहा गया है। इंडिया लेक्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन मर्चेंडाइज सप्लाई चेन। ये दोनों ऑप्शंस आपस में एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, और जो ऑथर ने हाईलाइट किया है वो यही कहा है कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया किसी भी सामान की सप्लाई चेन में इंडिस्पेंसिबल नहीं है, स्ट्रेटेजिकली इंडिस्पेंसिबल नहीं है। इंडिस्पेंसिबल का मतलब जिसको आप बाहर निकाल के रख नहीं सकते, इसकी इंपॉर्टेंस को आप सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, आपको इंपॉर्टेंस देनी ही पड़ेगी। ठीक है, आंसर विल बी सी। व्हाई डज द सर्वे कॉशन स्टेट्स अगेंस्ट फिस्कल पॉपुलिज्म? सर्वे जो है वो क्यों चेतावनी दे रहा है गवर्नमेंट को कि फिस्कल पॉपुलिज्म से बच के रहो, जो फ्रीबीज बांटते हो उनको, उनसे बच के रहो। क्योंकि बिकॉज इट वीकन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। यहाँ पर सेंटर स्टेट रिलेशनशिप और फेडरल स्ट्रक्चर लाइजेस फेयर की कोई बात नहीं हुई है, राइट? बिकॉज स्टेट्स हैव इम्प्रूव देयर फिस्कल हेल्थ सिग्निफिकेंटली, क्योंकि स्टेट्स ने उल्टा है, इन्होंने क्या बताया, सेंटर जो है पिछले 5 सालों में अपने फिस्कल डेफिसिट को हाफ कर पाया है, लेकिन ज्यादा अब स्टेट्स हैं वो फिस्कल डेफिसिट में गिर रहे हैं, की तरफ जा रही हैं। तो ये ऑपोजिट हो गया, बिकॉज इंक्रीजिंग रेवेन्यू डेफिसिट अंडरमाइन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी। यही चीज बताई है कि बहुत, अगर आप लगातार रेवेन्यू डेफिसिट की तरफ जा रहे हैं तो आप लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। यही सावधानी बरतने के लिए कहा है सर्वे में कि फिस्कल पॉपुलिज्म की तरफ मत जाओ। Which of the following issues is not mentioned as an emerging concern in the survey? मतलब इनमें से किस इश्यू को मेंशन नहीं किया गया है? तो चार चीजों में से किसी एक चीज को की बात पैसेज में नहीं की गई है। इन शॉर्ट, इम्पैक्ट ऑफ इथेनॉल प्रोडक्शन इन फूड सिक्योरिटी की गई है, कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी, रियल कॉस्ट की बात करी थी उन्होंने कि भाई हम ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्सेज से रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जो जा रहे हैं तो उसकी वास्तविक कीमत क्या आएगी। ठीक है, इसको भी समझना, उसका इम्पैक्ट और उसकी चीजें समझना जरूरी है। इसकी भी बात की है। राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाएगा, इसकी बात नहीं की है। चौथा, इफेक्ट्स ऑफ कंपल्सिव स्मार्टफोन स्क्रोलिंग, कि आप ऐसा फील करते हो कि आपको कंपल्सरली, मतलब आपको करना ही करना है, स्मार्टफोन को स्क्रॉल करना ही करना है, एक अंदर से ड्राइव फील होती है, इंस्टिंक्ट फील होती है कि भाई अब आपको करना ही है, आपको अंदर से चीज फील हो रही है, तो ये भी है। सो आंसर विल बी सी। द ओवरऑल टोन ऑफ द पैसेज कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, ये हम कर चुके हैं, हमने समझा था। पेसिमिस्टिक कतई नहीं है, क्योंकि हर जगह उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को प्रेज किया है, उसकी तारीफ करी है, उसके पॉजिटिव साइड्स बताएं। ठीक है, बिल्कुल नहीं है। अलार्मिस्ट किसे बोलते हैं?
चौकन्ना हो जाओ, सावधान हो जाओ, नहीं है। न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब होता है प्लस भी नहीं माइनस भी नहीं, नहीं। उन्होंने साफ साफ बोला है कि बहुत अच्छी जो सर्वे है वो बहुत सही चीज बता रहे हैं। डिटैच्ड नहीं है, दोनों ही ऑप्शन गलत है यहाँ पर। एनालिटिकल एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, देखो मैं आपको एक और चीज शॉर्टकट बता देती हूँ, 90% केसेस में जो टोन होती है ना, वो एनालिटिकल एंड कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक ही होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो एडिटर्स या राइटर्स है ना, उनका काम है कि वो एनालाइज करें और सरकार का और जनता का ध्यान किसी प्रॉब्लम की तरफ खींचें। तो 90% अगर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि क्या लगाऊं इसको मैं, तो आप ये वाला लगा दीजिए। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब आशावादी है। कॉशियसली क्यों? क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि फिस्कल पॉपुलिज्म से आप बचो। दूसरा, भले ही सेंटर ने अपना फिस्कल डेफिसिट हाफ कर लिया हो, लेकिन अब ज्यादा स्टेट्स फिस्कल डेफिसिट में गिर रहे हैं, की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कॉशियसली है। ठीक है, तो आंसर विल बी सी। So here we are going to call this day off. Please do understand there is no need of mugging up vocabulary. Once you are done with the passage, you can see and cross-check how many words you have learned without any conscious effort. Right? So, thank you very much. Bye.